दोस्तों, आज हम हर औरत की कहानी में एक कहानी शेयर करने वाले हैं जो कि सुनीता की कहानी है। सुनीता जो कि मेरठ में रहती हैं, उन्होंने हमें अपनी कहानी लिखकर भेजी है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि मैं ये कहानी अपनी आवाज़ में आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप ये कहानी सुनिए और उसके बाद मैं आपसे कुछ व्यूज़ जानना चाहती हूँ कि सुनीता ने जो अपनी लाइफ़ में किया वो सही किया या गलत किया है? क्या आप लोगों के साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है या नहीं? आप मुझे ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको सुनीता जी की कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। मेरा नाम सुनीता है, मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरी 10 साल की एक बेटी है, मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मेरे घर में मेरे सास-ससुर हैं, एक देवर है और एक मेरी ननद है। देवर मेरे अभी शादीशुदा नहीं हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, ना ही मेरी ननद की शादी हुई है। मैं घर में सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी 2010 में हुई थी। 2010 में जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे, सभी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, सभी बहुत प्यार करते थे मुझसे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे लगता था कि शायद सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, पता नहीं क्यों ससुराल के बारे में लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बढ़िया चल रहा था। मैं शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और ठीक 9 महीने बाद ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब घर के सब लोग बहुत ही खुश थे। सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे। सब लोग मेरी हर एक छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे। जब मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हुआ तब मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि बेटा चलो एक बार तुम्हारा चेकअप करा के आते हैं। तो मैंने सोचा कि रूटीन चेकअप है, तो मैंने कहा ठीक है माँ जी, चलते हैं हम चेकअप कराने के लिए। जब मैं चेकअप कराने गई तो वो मुझे क्लिनिक में ले गई, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होना था लड़का और लड़की के बारे में पता लगाने के लिए। तब मैंने उनसे कहा कि माँ जी, ये तो लड़का और लड़की के बारे में पता लगाना है, हमारा तो पहला बच्चा है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, हमें क्यों पता लगाना है? तो माँ जी ने कहा नहीं बेटा, तुम समझते नहीं हो। आज के टाइम पर हर कोई 2 बच्चे करता है या 1 बच्चा करता है, तो हमें लड़का ही चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि लड़का और लड़की से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा पहला बच्चा है, कुछ भी हो, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। लेकिन वो इस बात को नहीं मानी और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा दिया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उसके बाद उन्होंने मेरी सासू माँ को बताया कि इनके गर्भ में लड़की है। ये सुनकर मेरी सासू माँ बहुत ही गुस्सा हुई। वो घर आई और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसके पेट में लड़की है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम ये बच्चा गिरा दो। मैंने कहा कि मैं ये बच्चा क्यों गिराऊँ? ये हमारा बच्चा है, मेरा पहला बच्चा है, मैं ऐसे कैसे बच्चा गिरा सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम्हें ये बच्चा गिराना ही पड़ेगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। उसके बाद हुआ ये कि तीसरे महीने के बाद से सब लोग मुझ पर इसी चीज़ का प्रेशर डालने लगे कि बच्चा गिरा दो, हमें लड़का चाहिए। तो मैंने उनको जैसे-तैसे समझाया कि हम लोग दूसरा बच्चा भी कर लेंगे, क्या पता हमारा दूसरा बच्चा लड़का हो जाए। तो इस चीज़ में इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? काफ़ी हद तक मेरे हस्बैंड इस बात को समझ भी गए थे, लेकिन मेरी सास और ससुर इस बात को नहीं समझ रहे थे। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़का ही चाहिए था। फिर मेरे साथ जो गलत होना शुरू हुआ, वो हुआ तीसरे महीने के बाद से। मैंने देखा मुझे हर एक वक़्त ताना दिया जाता था, कि तेरे पेट में लड़की है, तेरे पेट में लड़की है, तू लड़की पैदा करेगी, तू लड़की जनेगी। मुझे समझ नहीं आता कि एक औरत होकर ऐसी बातें बोलना कहाँ तक शोभा देता है। आप खुद सोचिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एक माँ बनने वाली हैं और आपसे कोई कहे कि तू लड़की को जन्म देने वाली है, तू कुलच्छनी है, तू फलानी है, मतलब ऐसी-ऐसी गालियाँ जो आप सुन नहीं सकते हैं। तू ना हमारे घर को खा जाएगी, तू हमारे वंश को खा जाएगी, तू हमारा वंश नहीं चला सकती, तू एक लड़की को जन्म देगी। इस तरीके के ताने मुझे सुनाए जाते थे। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे हस्बैंड को भी वो लोग सिखाने लगे और वो भी इसी तरीके के हो गए। वो भी हर रोज़ मुझसे कलेश करते थे। उनको बच्चे से कोई प्यार नहीं था। जहाँ वो 3 महीने तक जितनी मेरी सेवा करते थे, जितना मुझसे प्यार करते थे, कुछ भी नहीं। रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था हमारे बीच में। लड़ाई झगड़ा तो तक भी ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद 6 मंथ के बाद हमारा लड़ाई झगड़ा जो है वो मारपीट तक पहुँचने लगा। धीरे-धीरे करके 7th मंथ हुआ।
मेरे हस्बैंड ने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया, और हाथ उठाने के पीछे मैं आपको जो रीज़न बताऊंगी आप चौंक जाएंगे। मेरा 7th मंथ था। 7th मंथ में मेरी सास ने मुझसे कहा कि एक काम कर, ये बाल्टी भरी हुई है पानी की, इसको उठाकर लेकर जा और दूसरे बाथरूम में रख कर आ। मैंने सिर्फ उनसे इतना बोला, मम्मी जी मैं अभी नहीं उठा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इतना भारी सामान अभी नहीं उठाऊंगी, बच्चे पर असर पड़ेगा। बस इतना बोला था मैंने। मेरी सास ने मुझे खूब सुनाया, मतलब इतनी गालियाँ दी कि मैं आपको यहाँ लिख नहीं सकती हूँ वो गालियाँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक औरत कितनी हद तक, कितनी गंदी हद तक, कितनी नीचता तक जा सकती है। खैर छोड़िए, वो बात छोड़िए। उसके बाद मेरे हस्बैंड रात को घर आते हैं और ये सारी कहानियाँ उनको सिखाई जाती है, मिर्च मसाला लगाकर सिखाई जाती है। मेरे हस्बैंड सीधे मेरे कमरे में आए और मुझे एक थप्पड़ जड़ा ज़ोर से। मैं शॉक्ड रह गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ मैं उस आदमी से। और उन्होंने मेरे को बोलना शुरू किया, तुमने माँ से फालतू बोला, तुमने माँ से जवान लड़ाई, तुमने माँ का कहना नहीं माना। इस तरीके से वो मुझे बोलते चले गए। बल्कि मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि मैं इतनी हैवी बाल्टी को नहीं उठा सकती। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझ में एक थप्पड़ और लगा दिया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग कि वो उस टाइम मेरे साथ क्या बीता था, मेरे ऊपर क्या बीता था, जो उन्होंने मुझ में 2 थप्पड़ लगाए। मेरी सास मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर ये नज़ारा देख रही थी और मेरे हस्बैंड से बोल रही थी, देख कितना झूठ बोलती है, ये तो बहुत झूठ बोलती है, इसने मेरे से बहुत फालतू बोली थी, बहुत बकवास करी थी, इसने कहा था मैं नहीं उठाऊंगी, जो करना है कर ले। इस तरीके की बातें उन्होंने मेरे हस्बैंड को सिखाई। मैं चुप रह गई। मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पर आप खुद बताइए, क्या ऐसी बातों से स्ट्रेस नहीं आता? कैसी बातें दिमाग पर जोर नहीं डालती? क्या ऐसी बातें बच्चे के दिमाग ऊपर असर नहीं करती? खैर, जैसे तैसे करके मैंने वो सब बातें छोड़ दी। बातें तो इतनी है बताने के लिए कि एक दिन की बात मैं आपको बताऊं कि कितना टॉर्चर किया है, तो शायद ये कहानी घंटे भर तक चल सकती है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी जो भी कुछ हुआ। उसके बाद जैसे तैसे करके 8वां और 9वां महीना पूरे कलेश में निकले। कोई दिन नहीं जाता था कि जब कलेश नहीं होता था घर में। और इन 2 महीनों में मेरे पति ने मेरे ऊपर जितनी बार हाथ उठाया है उतनी बार कम है। 1-2 बार तो पीठ पे भी लात मारी है। पर पता नहीं कैसे-कैसे करके मैं बच ही जाती थी, मेरा बच्चा बच जाता था। उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि वो मेरे बच्चे को ख़त्म कर दें। कुछ हादसा हो जाए मेरे साथ, जिससे कुछ या मेरा बच्चा गिर जाए, मेरा अबॉर्शन हो जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उनके हर जुर्म को सहन किया। पर आज मुझे दुःख होता है कि क्यों मैंने सहन किया, उनके हर जुर्म को क्यों सहन किया, मैंने क्यों नहीं जवाब दिया। जो मैंने हिम्मत बाद में करी वो मैंने उस टाइम पर क्यों नहीं दिखाई। उसके बाद मैं चुप रही, मैं सहती रही। कभी रोज़ जब भी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आते थे, मुझे इसी बात का डर लगता था कि आज किस बात पर लड़ाई होगी। मैं पूरी कोशिश करती थी कि हमारे बीच में लड़ाई ना हो, हम बात करें शांति से। लेकिन मेरी सास, मेरी ननद, मेरा देवर, मेरे ससुर फिर भी बहुत हद तक ठीक थे, लेकिन वो घर में उनकी कोई चलती नहीं थी, वो बोलते नहीं थे। उन तीनों ने भड़काने का मेरे हस्बैंड को पूरा काम कर लिया। मेरे हस्बैंड जो कि ठीक-ठाक थे, वो उन तीनों की बातों के बाद वो भी उनके जैसे ही हो गए। ख़ैर, जैसे-तैसे करके वो टाइम निकला और मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया। मुझे रात को बहुत एकदम से पेन होने स्टार्ट हुए, जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी। मैंने इनको बोला, हस्बैंड को बोला कि मुझे पेन हो रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरे हस्बैंड ने कहा, तो कौन-सा तू जन के वहाँ पर कोई लड़का दे देगी? जन्नी तो लड़की है ना, चले जाएँगे आराम से। मैंने उनसे बोला, नहीं मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं, आप चलिए। मैंने अपनी सासू माँ को बोला, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पर तेरा बच्चा मरता है मरे, तू मरे म तुझे मरना है मर जा। ये उनके डायलॉग थे। मैंने उसी टाइम अपने भाई को फ़ोन किया। मेरा भाई आया और मैंने उसको बोला कि मुझे अभी के अभी लेकर जाओ। भगवान की सीधी नज़र होती है ना, मेरा भाई बस उसी दिन पास में ही था किसी काम से, वो 10 मिनट में मेरे घर आया और मुझे लेकर गया। मेरे ससुराल वालों ने पीछे से खूब कलेश किया कि आज जा रही है अपने भाई के साथ, तो आइयो मत इस घर में दोबारा से। लेकिन उस टाइम पर आप पता है, आपको जब इतना दर्द हो रहा हो, तो आपको कुछ नहीं सूझता। मैं जैसे-तैसे करके हॉस्पिटल पहुँची अपने भाई के साथ और मैंने 1-2 घंटे बाद ही मैंने अपनी बेबी को जन्म दिया। मेरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी-सी बिटिया हुई। बिटिया होने के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया कि कम से कम हो सकता है कि शायद बेटी का मुँह देखने के बाद इन लोगों का दिमाग चेंज हो जाए, ये लोग बदल जाएँ। लेकिन मेरे घर में ससुराल में से कोई भी उसे देखने नहीं आया। फिर मेरे मम्मी-पापा आए, उन्होंने बच्ची को देखा, सब लोगों ने देखा। मैंने कभी अपने मम्मी-पापा के साथ ऐसी बात शेयर नहीं करी थी, तो उन्होंने मुझसे आते ही पूछा था कि क्यों नहीं आए, तुम्हारे ससुराल वाले क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा शायद उन्होंने कुछ काम होगा, लेकिन मेरी माँ समझ गई थी।
मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, मैंने उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद खूब ड्रामा हुआ, खूब मिलना-जुलना हुआ, खूब समझाया लोगों ने, उनको भी, हमें भी, मुझे भी, उन्हें भी, सबको। होता है ना कि जब कुछ गलत चल रहा होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पास में आके सबको समझाना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी तो इसी के साथ ही काटनी है, चाहे कैसे भी काटो। उसके बाद हाँ, फिर सब कुछ सही हो गया। फिर मुझे लगा, मैं घर चली गई, उन्होंने मुझसे माफ़ी माँग ली, सब लोगों ने माफ़ी माँग ली और मुझे और मेरी बेटी को लेकर वो लोग चले गए। मुझे लगा अब शायद सब सही हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को लेकर 1 महीने बाद घर गई। घर पर पूजा-वूजा, हवन-ववन उन्होंने किया। मुझे लगा कि अब शायद सब कुछ सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अब धीरे-धीरे करके सही हो जाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत गलत थी। कुछ टाइम बाद 20-25 दिन ही ढंग से गुज़रे होंगे शांति से। उसके बाद जो हमारे घर में बुआ वग़ैरह आई हुई थी, वो सब चले गए। उसके बाद ड्रामा शुरू होता है, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। कोई ऐसा टाइम नहीं था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मेरी सास ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश ना करी हो। कभी उसके दूध में कुछ मिला देती थी, कभी मुझे कुछ पिला देती थी। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं उस जलील औरत की कहानियाँ। उस औरत ने इतना तक गिर गई थी कि वो मेरे बच्चे को गर्दन दबा के मारना चाहती थी। वो तो भगवान की कोई मर्ज़ी थी कि मैं आस-पास रहती थी अपने बच्ची के और मैंने उसे बचा लिया। नहीं तो नहलाने के लिए ले जाती थी, हम नहला देंगे बेटा, तू बैठी रह। मुझे डाउट होता था कि इतना प्यार आखिर क्यों दिखा रही हैं ये। बाथरूम में जाकर मैंने देखा पहले ही दिन, तो मेरी ननद और मेरी सास मेरी बच्ची का गला दबा रही थी। उसे मारना चाह रही थी, वो इतना ज़्यादा रो रही थी। मैं गई भागी-भागी और मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा। मैंने अपनी बच्ची को पकड़कर अपने सीने से लगाया और मैंने उनसे बोला कि खबरदार, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको छोड़ूँगी नहीं। इसी बात पर मेरे ससुर ने बोला, हम क्या तेरी बच्ची को मारना चाहते हैं? पर मैंने उन्हें उस टाइम पर कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या हो रहा है। उसके बाद जब मेरा बच्चा 5 महीने का था, मैं उसे बीच में लिटा कर गई और मैं कुछ काम करने के लिए गई। मैं 2 मिनट बाद ही आई तो वो बेड से नीचे गिर गई। रीज़न क्या दिया उन्होंने कि इसने तो पलटना शुरू किया है, इसलिए ये बेड से गिर गई। ये 5 महीने का बच्चा इतना भी नहीं पलटता कि वो बीच बेड में से 3-4 बार करवट लेकर पलट जाएगा। मैं समझ गई थी, उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये पलटा नहीं है, इसे पलटाया गया है। मैं उसके बाद इतनी सतर्क हो गई थी कि मैं हर एक चीज़ पर नज़र रखती थी। चाहे मैं नहाने भी जाती थी तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाती थी कि मैं उसे अकेला उन लोगों के पास नहीं छोड़ कर जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी ज़्यादा जाती करते थे तो उसके साथ रहने की क्या ज़रूरत थी? मजबूरी थी, क्या करें? हस्बैंड जो थे, छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि समाज क्या कहेगा, इस डर की वजह से हम औरतें वैसे ही जीती रहती हैं। मैं ये सब कुछ सहन करती रही, लेकिन मैंने अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको कट करती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ कि फिर क्या हुआ। जब मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सब लोगों को बुलाया, सब रिश्तेदारों को बुलाया। उस दिन सारी लिमिटेशंस क्रॉस हो गई। उस दिन मेरी सास ने मेरी बेटी को दूध में चूहे मारने की दवाई पिलाई और उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसको उल्टियाँ होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी। हम लोग तुरंत उसके लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई पॉइज़नस चीज़ पिलाई गई है। मेरे पैरों तले ज़मीन फिर खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि ये काम किसने किया है। उस दिन मेरे सब्र का बाँध टूट गया। अगर उस दिन वो मेरे सामने होती तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं उन्हें मार देती। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। मैंने सोचा था कि अब नहीं, बस अब बहुत हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो जाए। घर पहुँचते ही मेरी सास का डायलॉग, ये तो मरने वाली थी, ये तो अभी तक ना मरी, अभी भी ज़िंदी है, लेकर आ गए इसे। बस उस दिन मेरे सब्र का सारा बाँध टूट गया और मैंने अपनी सास को एक थप्पड़ जड़ दिया। हाँ दोस्तों, मैंने उस दिन अपनी सास को थप्पड़ मारा। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत गलत किया आपने क्योंकि वो बड़ी हैं, ये है, वो है। पर पर पता है, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, आपको किसी चीज़ पर गुस्सा होता है, तो आप समझ नहीं पाते कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। बस मैंने उस दिन उन्हें थप्पड़ मारा और उस दिन उस घर में मेरा आखिरी दिन था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने भी मेरे को थप्पड़ मारा। मुझे पता है, मुझे शायद मैंने गलत किया, मुझे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। बस मैं से गुस्से में लग गया उनसे थप्पड़ और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और मैं वहाँ से वो घर छोड़कर आ गई।
घर छोड़कर जब मैं आ गई तो मेरे हस्बैंड को 2-3 महीने तक कोई असर नहीं हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं शायद उन लोगों ने क्या सिखाया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उनको शायद मेरी याद आने लगी, बच्चे की याद आने लगी और उसके बाद उन्होंने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मैंने उन्हें अपने बच्चे के लिए माफ़ कर दिया कि कोई नहीं, बच्ची को भी एक बाप की ज़रूरत है, और उसके बाद हम दोनों मिलकर अलग रहने लगे। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में मतलब मैंने आपको ये बताया है कि मैंने क्यों अपनी सास पर हाथ उठाया। तो अब मैं जानना चाहती हूँ इस चीज़ की, क्या मैंने सही किया या गलत किया? मतलब मुझे कभी-कभी बहुत गिल्ट होता है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया उन पर हाथ उठा के, लेकिन कभी मेरा दूसरा मन कहता है नहीं, बहुत सही किया, करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद आज ये दिन ना होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से या आपके ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कि मैंने गलत किया या सही किया? मुझे प्लीज़ बताइए, नहीं तो मेरा ये गिल्ट कभी दूर नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी सुमन जी की कहानी, और उन्होंने बहुत बड़ी कहानी लिखकर मुझे भेजी है, तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बताई है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इनकी कहानी पर, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।